नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर अंजना देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वह है अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत हम वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा में अध्यापक शिक्षा, जो आपकी पहली यूनिट है, उसके अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत हम वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का समझने का प्रयास करेंगे। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली को समझने से पहले हम वैदिक काल को समझने का प्रयास करें। वैदिक काल जो है 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक कालीन जो प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है जब वेदों की रचना हुई थी। वैदिक कालीन जो सभ्यता की बात करें तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ था। इस सभ्यता की जो जानकारी है उसके जो स्रोत हैं हमारे वेद हैं। इन वेदों के आधार पर ही इनको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया और ये जो वैदिक सभ्यता है इसको दो कालों में विभक्त किया गया। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो गया था, इसलिए कुछ विद्वान वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इस काल में भारत में आर्यों की एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि पशुपालन था। यह काल भारतीय समाज संस्कृति धर्म की नींव रखता है। अब बात करते हैं वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली। जो वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो गुरुकुल व्यवस्था पर आधारित थी। पूर्ण रूप से यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था शिक्षा के लिए प्रचलित थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा प्रणाली का वह स्वरूप है जो वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों और स्मृतियों पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना था। वहाँ पर शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी और गुरु के सानिध्य में रहकर ही संस्कृत भाषा में दी जाती थी। छात्र अपने गुरु को ईश्वर के समान मानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। गुरुकुल ही इस शिक्षा प्रणाली का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जहाँ विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वैदिक शिक्षा में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण, सत्य, अहिंसा, कर्तव्य और धर्म जैसे मूल्यों पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता था। इस प्रणाली में व्यक्ति को केवल विद्वान ही नहीं बल्कि एक आदर्श नागरिक और नैतिक जीवन जीने योग्य मानव बनाने पर कार्य किया जाता था। अब बात करते हैं वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य विशेषताएं। वैदिककालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसके मुख्य अभिलक्षणों में सबसे पहला है शिक्षा का प्रशासन और वित्त। जो वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और वित्त के संबंध में 3 तथ्य उल्लेखनीय हैं। पहला है शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त। जो वैदिक काल था वहाँ पर जो है शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, परिणाम स्वरूप उस पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं था। उस समय शिक्षा पूर्ण रूप से गुरुओं के जो व्यक्तिगत नियंत्रण में रहती थी। दूसरी बात, वहाँ पर शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। जो वैदिक काल था वहाँ पर शिक्षा जो है किसी भी प्रकार का उसके लिए शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षकों के आवास और भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं ही करते थे। हाँ, शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरु को अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। तीसरी बात थी आय के स्रोत, वो दान, दक्षिणा और गुरु दक्षिणा। जो वैदिक काल के गुरुओं को आज की तरह कोई भी राज्य द्वारा निश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होता था। आय के स्रोत में मुख्य रूप से 3 चीजें थी। पहला, उस समय राजा, महाराजा और समाज के जो धनी वर्ग के लोग थे, इन गुरुओं को स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र और मुद्रा इत्यादि दान स्वरूप भेंट करते थे। और दूसरा जो साधन था वो था गुरुकुल में जो दैनिक आवश्यकताएं होती थी उनकी पूर्ति के लिए शिष्य समाज में नित्य भिक्षा मांगकर लाते थे, जिनसे उनकी जो है रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं थी वो पूर्ति होती थी उनकी। और तीसरा जो स्रोत था वो था गुरु दक्षिणा। शिष्य जब अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता था तो गुरुओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में भूमि, पशु, धन, वस्त्र, पात्र इत्यादि दान करता था। तो कहीं ना कहीं ये जो आय के जो तीनों स्रोत थे उसी से गुरुकुलों की जो व्यवस्था थी उसका संचालन होता था। दूसरी विशेषता की बात करें तो वैदिक काल की जो शिक्षा संरचना व संगठन किस प्रकार का। जो वैदिक शिक्षा थी वो 2 स्तरों में विभक्त थी। पहली प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी व्यवस्था परिवार में होती थी। बालक जब 5 वर्ष का होता था
तो उसको किसी भी एक शुभ दिन पर बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, जो पुरोहित होता था, कुल पुरोहित परिवार का, उसके द्वारा किया जाता था। सर्वप्रथम बालक को स्नान कराया जाता था, उसके बाद नए वस्त्र पहनाए जाते थे और नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सामने बिठाया जाता था। कुल पुरोहित भूमि पर पीले रंग के वस्त्र में चावल बिछाकर उसकी अंगुली पकड़कर वर्णमाला के अक्षर बनाता। उसके बाद वो जो अक्षर होते थे मुख्य रूप से ओम या फिर अ शब्द होता था। उसके पश्चात कुल पुरोहित जो है भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार उसको दक्षिणा दे दी जाती थी और कुल पुरोहित जो है बालक को आशीर्वाद देता था और उस आशीर्वाद के बाद ही शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। और दूसरे स्तर की बात करें तो उच्च शिक्षा। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी, जो 8 साल से 12 साल तक के बालकों को ही गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, 8 साल से 12 साल तक। तो यहाँ पर जो है गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक का जो है एक उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद ही बालक की जो है उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। ये जो उपनयन संस्कार होता था इसको जनेऊ संस्कार भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये संस्कार होने के बाद ही बालक की उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की। शिक्षा का सबसे पहले हम शिक्षा का जो है अर्थ समझने की बात करते हैं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं था, अपितु मनुष्य के सर्वांगीण विकास से था। शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था और इन रूपों में संकुचित और व्यापक इसको 2 अर्थों में लिया जाता था। संकुचित अर्थ की बात करें तो बच्चों को परिवार में विद्यारंभ और गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दी जाने वाले ज्ञान एवं कौशल के प्रशिक्षण को ही शिक्षा कहा गया। और अगर व्यापक अर्थ की बात करें, व्यापक रूप में, तो जब शिष्य गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण कर लेते थे और उसका समावर्तन संस्कार होता था, तो इस समारोह में गुरु शिष्य को यह उपदेश देते थे कि स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करना। इसका अर्थ यह है कि उस काल में जीवन में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता था। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आया। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उच्च आदर्श, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना से समृद्ध करना था। प्राचीन भारत में गुरुकुल में दी जाने वाली जो शिक्षा थी उसका लक्ष्य विद्यार्थियों को ऐसी दिशा प्रदान करना था जिससे वह न केवल विद्वान बने बल्कि चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और समाज उपयोगी भी बन सके। वैदिक शिक्षा परंपरा यह मानती है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, अव्यवस्था से अनुशासन और असत्य से सत्य की ओर ले जाना है। इसलिए शिक्षा का केंद्र बिंदु केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी था। इसी समग्र दृष्टिकोण के कारण वैदिक शिक्षा मानव को संपूर्ण, संतुलित और आदर्श नागरिक बनाने का माध्यम बन जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य आध्यात्मिक विकास। वैदिक काल का मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थी अपने भीतर की शक्ति और अच्छाई को पहचाने और उन्हें ध्यान देने योग्य ध्यान, योग और मंत्र हो गया, जप हो गया आदि सिखाया जाता था ताकि उनका मन शांत रहे और वह सही मार्ग और गलत मार्ग का फर्क समझ सके। इससे वे जीवन में संतुलित और आत्मविश्वासी बनते थे। दूसरा उद्देश्य था चारित्रिक और नैतिक विकास। उस समय की जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। मुख्य रूप से ये माना जाता था कि चरित्र सबसे ऊपर है। तो छात्रों को सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, अनुशासन का पालन करना, ईमानदारी से व्यवहार करना इत्यादि सिखाया जाता था। शिक्षा का मानना था कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। तो अगले बात करें शिक्षा का उद्देश्य जो है वो है बौद्धिक विकास। विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष, व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे ताकि उसकी बुद्धि का विकास हो सके, उसका दिमाग तेज बने, वो तार्किक बने। सिर्फ याद करना तक सीमित नहीं था बल्कि सोचने और समझने की और उससे रिलेटेड जो भी समस्या हैं उनको हल करने की क्षमता बालक में विकसित हो सके, वही शिक्षा कहलाएगी। अगला है शारीरिक विकास। विद्यार्थी के शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि विद्यार्थी केवल शरीर से ही जो है मन से मस्तिष्क का विकास ही ना हो बल्कि उसका शरीर का भी विकास हो। अगर शरीर का विकास होगा तो निश्चित ही उसका मस्तिष्क भी विकास करेगा। उसके लिए उन्होंने व्यायाम हो गया, दौड़ हो गया, तैराकी हो गया, धनुर्विद्या और कुश्ती आदि गतिविधियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया। उनका मानना यह था कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन विकसित होता है।
अगला उद्देश्य था सामाजिक विकास। गुरुकुल में रहकर विद्यार्थियों के साथ मिलकर रहना, सहयोग करना, बड़ों का सम्मान करना और सामाजिक नियमों का पालन करना सीखते थे। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना था जो समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखे। वो तभी सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा जब उसको सामाजिकता के गुणों का उसके अंदर विकास हो सके। जो अगला उद्देश्य था वो था व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। वैदिक शिक्षा में जीवन चलाने के लिए जरूरी कौशल भी सिखाए जाते थे, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, शिल्प, संगीत, चिकित्सा और गृहस्थ। ये जीवन से जुड़े हुए वे काम थे जिनको सीखकर बालक आगे आने वाले समय में अपना आजीविका का साधन के रूप में इनको अपना सके। वो मानते थे कि सच्ची शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। अगला जो उद्देश्य विशेषता है वो है शिक्षा की पाठ्यचर्या। अब हम शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षा के उद्देश्य तो पढ़ लिए, लेकिन अब शिक्षा की पाठ्यचर्या उससे रिलेटेड कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। वैदिककालीन शिक्षा में पाठ्यचर्या को 2 आधारों पर देखा जा सकता है। पहला हो गया स्तरों के आधार पर। स्तरों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या जो थी उच्च शिक्षा और जो है प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों में बटी थी। जो प्रारंभिक शिक्षा थी यानी कि प्राथमिक शिक्षा, वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसमें भाषा, व्याकरण, छंद और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में इसमें नीति प्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुल में प्रवेश दिलाना चाहते थे उन्हें संस्कृत भाषा और उनके व्याकरण के अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान लेना पड़ता था। दूसरा है उच्च स्तर की पाठ्यचर्या। अब वैदिक काल में जो उच्च स्तर की पाठ्यचर्या थी उसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहली सामान्य शिक्षा और दूसरी विशिष्ट शिक्षा। जो सामान्य शिक्षा थी उसमें संस्कृत भाषा, व्याकरण तथा धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें नित्य व्यायाम करना होता था, साथ ही गुरुकुल की व्यवस्था तथा गुरुओं की सेवा करनी थी। गुरुकुल के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं होती थी वो सब जो है शिष्यों को करना पड़ता था और साथ ही साथ गुरुओं की सेवा में भी उनको खड़ा रहना पड़ता था, तत्पर रहना पड़ता था। दूसरी है उसकी विशिष्ट शिक्षा, जिसमें विभिन्न ग्रंथ हो गए, कर्मकांड हो गए, ज्योतिर्विज्ञान हो गया, आयुर्विज्ञान हो गया, सैन्य शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल की शिक्षा, राजनीतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और प्राणी शास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते इस शिक्षा की पाठ्यचर्या अनेक विषयों को और सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल, नक्षत्र शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या आदि प्रमुख थे। तो कहीं जो उत्तर वैदिक काल में कुछ और विषयों को इसमें शामिल कर लिया गया। दूसरी आधार की बात करें तो प्रकृति के आधार पर भी पाठ्यचर्या को 2 भागों में बांटा गया। एक थी अपरा यानी कि भौतिक पाठ्यचर्या और दूसरी थी परा यानी कि आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। बात करते हैं पहले अपरा यानी कि भौतिक पाठ्यचर्या की। इसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला के अंतर्गत संगीत हो गया, नृत्य हो गया और शिल्प हो गया, इसकी शिक्षा दी जाती थी। और कौशल की बात करें तो उसमें कताई, बुनाई, रंगाई, धातु का काम एवं शिल्प का काम सिखाया जाता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, तर्क एवं प्राणी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्विज्ञान, सैन्य शिक्षा तथा गुरुकुल व्यवस्था और गुरु की सेवा आदि के विषय सम्मिलित है। यानी कि इन सारे विषयों का ज्ञान देने के साथ साथ उनको गुरुकुल की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है और किस प्रकार से गुरु के प्रति उनके कर्तव्य हैं उनका ज्ञान भी उनको कराया जाता था। अब दूसरी बात करते हैं परा यानी कि आध्यात्मिक पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत वैदिक साहित्य जैसे वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए और धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदना और यज्ञ आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण बालक को दिया जाता था। अब पाठ्यचर्या का अध्ययन करने के बाद बात करते हैं कि उन पाठ्यचर्या को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियों का जो है अनुकरण किया जाता था, किस प्रकार की शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता था। जो भारतीय शिक्षा परंपरा का जो सर्वप्रथम सुविकसित रूप जो है वैदिक काल में मिलता है, यह वह समय था जब शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का साधन ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना जाता था। वैदिक काल की जो शिक्षण विधियाँ थी वो प्राकृतिक, अनुभव आधारित और जीवन केंद्रित थी, जिनका उद्देश्य था कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो संबंध था वो संबंध घनिष्ठ बना रहे।
जो शिक्षण अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और व्यवहारिक बनाता है। स्मृति, श्रुति, अनुशीलन, चिंतन, संवाद, अवलोकन और उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण की एक ऐसी विधियां विकसित हुई जो आज भी आधुनिक शिक्षण प्रणालियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में बनी हुई है। इस प्रकार वैदिक काल में जो शिक्षण विधियां थी भारतीय दर्शन की प्राचीन गहनता और वैज्ञानिकता को प्रतिपादित करती हैं। इस काल में जो भी प्रमुख शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग किया गया उनमें जो है अनुकरण, आवर्ती और कंठस्थ विधि, व्याकरण विधि, कथा प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि, तर्क विधि, कहानी विधि। अब इन विधियों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अनुकरण, आवर्ती और कंठस्थ विधि। इस विधि में विद्यार्थी की वाणी और क्रियाओं का अनुकरण करता था, यानी कि जो अनुकरण विधि थी इसमें जो है क्या करता था विद्यार्थी, शिक्षक जो है कि जो भी वाणी होती थी, जो भी क्रियाएं होती थी उनका अनुकरण करता था और बार बार उसको दोहराने के माध्यम से, जैसे मंत्र हो गए, ऋचाएँ हो गई और सूत्र जो है उनको कंठस्थ कर लेते थे। वैदिक काल में श्रुति परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए स्मरण शक्ति को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी विधि है व्याख्यान विधि। इस विधि में गुरु किसी भी एक मंत्र का अर्थ, भाव और उपयोग विस्तार से समझाते थे। विद्यार्थी जो है गुरु की इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते और उसके बाद उसे अभ्यास में लाते थे। गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण व्याख्यान की विधि मुख्य शिक्षण साधन थी, यानी कि मुख्य रूप से व्याख्यान के द्वारा ही जो है ज्ञान प्रदान किया जाता था शिष्यों को। तीसरी विधि है कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि। गुरु पहले जो विषय था उसका या क्रिया का कथन करते थे, यानी कि कोई भी विषय पढ़ाया जाएगा या क्रिया कराई जाएगी उसको पहले समझाते थे, फिर उसे प्रदर्शित करते थे। पहले उसको बोला जाएगा, फिर उसे प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि दिखाया जाएगा और अंत में विद्यार्थी उसका अभ्यास करेंगे। पहले गुरु बोलेगा, फिर करके दिखाएगा, फिर उसके बाद जो शिक्षार्थी था वो उसका बार बार अभ्यास करता था। यह विधि विशेष रूप से यज्ञ विधि के रूप में, अनुशासन का पालन करने के लिए, आश्रम जीवन पद्धति को अपनाने के लिए, औषधि, जड़ी बूटियों आदि के अध्ययन में प्रयुक्त की जाती थी। क्योंकि जब गुरु जो है खुद स्वयं जो है यज्ञ करके, पहले यज्ञ के जो मंत्र थे उनका उच्चारण करेगा, फिर उसको करके दिखाएगा, फिर उसके बाद बालक सेम उसी तरीके से अनुसरण करेगा। ऐसी ही अनुशासन में भी, आश्रम जीवन में, मतलब सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं गुरु पहले व्याख्यान के रूप में प्रदर्शित बोलेगा, फिर उसका प्रदर्शन करेगा और फिर उसके बाद बालक उसका अभ्यास करेगा। तो इस प्रकार से अगली जो विधि थी वो प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। विद्यार्थी की जिज्ञासा और चिंतन को बढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर का विशेष महत्व था। वाद विवाद से तर्क शक्ति का विकास होता था और जो शास्त्रार्थ है उससे उच्च स्तर की विद्या का अंग था। जो विद्वान किसी विषय पर तर्कपूर्ण संवाद करते थे वह विधि बौद्धिक विकास के लिए मुख्य साधन के रूप में मानी जाती थी। यानी कि प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बच्चों को उनके मन में जिज्ञासा को जो है प्रश्नों के रूप में शांत किया जाता था शिक्षक के द्वारा। आपस में वाद विवाद का माध्यम बनाया जाता था ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और कहीं न कहीं शास्त्रार्थ भी इसका अभिन्न अंग था। अगली विधि है तर्क विधि। तर्क, वितर्क और विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान को प्रमाणित किया जाता था। विद्यार्थी किसी तथ्य को तभी सत्य मानते थे जब वह तर्क और प्रमाण के आधार पर सही सिद्ध हो जाए। यह विधि बाद में जो है न्यायिक यानी कि कानूनी परंपरा का आधार भी बनी। अगली जो विधि है वह है कहानी विधि। कथाओं, व्याख्यानों और दंतकारों के माध्यम से नैतिक मूल्यों, शौर्य, धर्म, कर्तव्य आदि का जो शिक्षण दिया जाता था वो जो है कहानी विधि के माध्यम से दिया जाता था। ऋषि मुनि कहानियों के माध्यम से जटिल आध्यात्मिक विचारों को सरल बनाकर विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, जो छात्र को अच्छा भी लगता था। तो ये थे आपकी शिक्षण की विधियां। तो आज हमने जो है अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो आपका वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं को का अध्ययन किया, उसको समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का जो भी इसके रिलेटेड विषय सामग्री होगी उसको इसके भाग 2 में प्रदर्शित किया जाए।